दोस्तों टर्की की तरफ से निर्माण किया हुआ बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल जिसे लेके साल 2020 से ही मतलब नगानो काराबाख के लड़ाई के दरमियान से ही काफी अधिक हाइप पैदा किया गया। हालांकि दोस्तों जब से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई शुरू हुआ तब से इन ड्रोनों को लेके ऐसे दिखाया जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में कोई और हथियार काम ही नहीं कर रहा है, बल्कि केवल मात्र यही ड्रोन है जो सभी मिशनों को अंजाम दे रहा है। पर दोस्तों लड़ाई आगे बढ़ने के साथ साथ ड्रोनों के ऊपर चर्चा जहाँ पे धीरे धीरे कम होता गया, तो वहीं पे रशिया की तरफ से टर्की के ये जो ड्रोन है इसका हालत ऐसा किया गया कि अब मीडिया में भी इसका चर्चा नहीं हो रहा है। और दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल के जो सपना था वो संपूर्ण रूप से खत्म हो गया और एक तरीके से ये जो टर्किश ड्रोन है रशिया ने इसके भविष्य को ही असुरक्षित बना दिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से रशिया के द्वारा केवल मात्र बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को ही समाप्त नहीं किया गया, बल्कि टर्की के द्वारा फैलाया गया इसका प्रोपेगेंडा को भी समाप्त कर दिया गया और कैसे अब ये आने वाले समय में पाकिस्तान के भी सपने को संपूर्ण रूप से तोड़ देगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो टर्की की तरफ से निर्माण किया गया मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल बायरेक्टर TB2 को लेके हाइक नगानो काराबाख के लड़ाई मतलब अजरबैजान और आर्मेनिया के लड़ाई के दरमियान ही शुरू कर दिया गया था, पर इसमें बढ़ावा रशिया यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान आया। हालांकि दोस्तों रशिया यूक्रेन के लड़ाई के शुरुआती समय में कई सारे रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल के द्वारा रशिया के ठिकानों के ऊपर हमला किया जा रहा है और सक्सेसफुली रशिया के हथियारों को भी तबाह किया जा रहा है। पर दिन जब से गुजरने लगा धीरे धीरे करके ये खबर भी कम होने लगा और दोस्तों अब तो बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल यूक्रेन के अंदर कोई काम कर रहा है कि नहीं इसका भी कोई खबर नहीं आता। हालांकि रशिया यूक्रेन के लड़ाई शुरू होने के कुछ महीनों के बाद ही खबर आ गया था कि जितने भी बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल यूक्रेन के अंदर ऑपरेट हो रहा था रशिया ने सभी ड्रोनों को समाप्त कर दिया। और दोस्तों अब रशिया की तरफ से टर्किश ड्रोन मेकर बाय करके यूक्रेन के अंदर जो बचे कुछ सपने थे उसे भी तोड़ दिया गया। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए कि इस बात को पाकिस्तान के साथ भी जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को एक तरीके से भस्मासुर जैसे ही देखा जा रहा है, क्योंकि वो जिसके ऊपर हाथ देता है वही चीज समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हाल ही में ही पाकिस्तान के बेड़े में बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को शामिल कराया गया था और दोस्तों पाकिस्तान जब इन ड्रोनों को अपने बेड़े में लाया तो इन ड्रोनों के जो रेपुटेशन था वो भी समाप्त हो गया। दोस्तों बेसिकली खबर खुल के आगे आ रहा है कि टर्की की तरफ से यूक्रेन के गवर्नमेंट के सामने बताया गया है कि टर्की फिलहाल यूक्रेन के अंदर बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों के काम को आगे नहीं बढ़ा सकता और दोनों देशों के बीच में समझौते के तहत जो पार्टनरशिप में यूक्रेन में एक फैक्ट्री लगने वाला था उसे और टर्की आगे नहीं बढ़ाएगा। और दोस्तों टर्की की तरफ से उठाया गया ये कदम के पीछे फिलहाल दो कारण बताया जा रहा है, जिनमें एक कारण तो है कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से टर्की को गैस सप्लाई के लिए हब बनाने का बात कहा गया है और इससे टर्किश प्रेसिडेंट इतना ललचा गया है कि यूक्रेन का हाथ ही छोड़ दिया। जबकि इसके अलावा जो दूसरा कारण है वही सबसे महत्वपूर्ण कारण है और बताया जा रहा है कि बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल यूक्रेन और रशिया के इस लड़ाई में फिलहाल उस तरीके से भूमिका निभा नहीं पा रहा है और एक तरीके से रशिया के एयर डिफेंस सिस्टमों के सामने ये इतना कमजोर हो चुका है कि उड़ान भरते ही रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम इसे मार गिराता है या फिर रशिया के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उसके कारण ये ड्रोन हवा में उड़ान ही नहीं भर पा रहा है। ऐसे में टर्की नहीं चाहता है कि यहाँ पे फैक्ट्री लगाने के बाद ड्रोनों का निर्माण हो और ये लगातार रशिया का शिकार बनते जाए, जिससे कि ड्रोन का जो बचे कुछ रेपुटेशन है वो भी तबाह हो जाए। दोस्तों बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों के यूक्रेन रशिया के लड़ाई के दरमियान फेल होने के अगर खबर को देखा जाए तो जून महीने में ही खबर आना शुरू हो गया था कि कैसे रशिया के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों के द्वारा लगातार बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों का शिकार किया जा रहा है। आप लोगों को दोस्तों ये भी जान रखना चाहिए कि लड़ाई के शुरुआती समय में बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को कुछ टैक्टिकल बढ़त तो मिला था, जिसके पीछे मेन कारण था कि उस दरमियान यूक्रेन के अंदर जब रशिया आगे बढ़ रहा था तब रशिया के ट्रूप्स के प्रोटेक्शन के लिए कोई एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। पर रशिया की तरफ से जब से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टमों का डिप्लॉयमेंट किया गया तब से यूक्रेन के ये ड्रोन या फिर कहे तो टर्की के ड्रोनों के द्वारा किसी भी तरीके का कोई सक्सेस हासिल नहीं किया जा सका। इवन दोस्तों जून महीने में तो बताया जाता है कि यूक्रेन के बेड़े के लगभग सभी अनमैन एरियल व्हीकलों को रशिया ने मार गिराया। इवन इसे लेकर कई सारे फुटेज भी जारी हुआ और कई सारे फोटो को भी पब्लिक करते हुए ये साफ किया गया कैसे अनमैन एरियल व्हीकल बायरेक्टर TB2 एक के बाद एक तबाह हो रहा है। हालांकि दोस्तों उस दरमियान ऐसे भी खबर आया था कि यूक्रेन की तरफ से अपने जो बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल के शॉर्टेज है उसे भी घटाया जा रहा है और इस कारण कुछ एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि बेसिकली यूक्रेन के बेड़े के बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल लगभग समाप्त हो चुका है, जिस कारण यूक्रेन की तरफ से और लगातार शॉर्टेज को भर पाना मुश्किल हो रहा है और यूक्रेन की तरफ से शॉर्टेज को धीरे धीरे करके कम किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल एक सस्ता विकल्प था, जिस कारण कई सारे वेस्टर्न देशों की तरफ से भी यूक्रेन को इस तरीके के ड्रोन इस्तेमाल को लेके समर्थन भी दिया गया, जबकि अमेरिका की तरफ से अपने हाईली कॉस्टली ड्रोनों को लेके एक तरीके से हामी इसीलिए नहीं भरा गया क्योंकि अमेरिका का मानना है कि ऐसे ड्रोन इस एनवायरमेंट में रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम का शिकार बन सकता है। दोस्तों यूक्रेन के बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को शिकार करने के
पीछे जो सबसे बड़ा हथियार है वो है रशिया के पैंसर S-1 सिस्टम, जो कि एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसके साथ साथ बताया जाता है कि रशिया की तरफ से साल 2014 में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों का डेवलपमेंट किया गया था वो संपूर्ण रूप से अनमैन एरियल व्हीकलों को नाकाम कर दे रहा है। इस तरीके के सिस्टम के पास GPS जैमिंग कैपेबिलिटी है, मतलब ये संपूर्ण रूप से अनमैन एरियल व्हीकल के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे जैम कर सकता है, जिससे अनमैन एरियल व्हीकल भटक के नीचे गिर जाता है। हालांकि इन दोनों हथियारों को देखते हुए अमेरिका भी अपने एडवांस और काफी कॉस्टली ड्रोनों को यूक्रेन को देने को लेके हामी नहीं भर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो अन्य देशों की तरफ से ऐसे कॉम्बैट ड्रोनों को देने को लेके हामी नहीं भरा जा रहा है बोल के यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से अभी भी यूक्रेन से अनमैन एरियल व्हीकल बायरैक्टर TB2 को हासिल करने का इरादा दिखाया जा रहा है। पर दोस्तों अब माना जा रहा है कि अर्दोगान की तरफ से अपने इरादे को संपूर्ण बदल लिया गया है और अर्दोगान ना ही अपने ड्रोनों की इज्जत को और डुबाना चाहता है और ना ही लालच को छोड़ पा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की तरफ से टर्की को गैस सप्लाई का हब बनाने का बात कहा गया है और उसके बदले में रशिया की तरफ से टर्की के सामने शर्त यह रखा गया है कि टर्की और यूक्रेन को हथियार ना दे। और दोस्तों नेटो के एक मेंबर होने के बावजूद और साथ ही साथ इतने दिन तक यूक्रेन को मदद करने के बावजूद अचानक से टर्की के द्वारा पलटी मारा जाता है, तो आप समझ सकते होंगे कि फिलहाल किस तरीके के रणनीति के तहत अर्दोगान आगे बढ़ रहे हैं और कितना लालच है जो बीच मझधार में एक ऐसे देश को छोड़ दिया जो लगातार टर्की से हथियारों को खरीद रहा था। अब दोस्तों टर्की के बायरैक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को अगर देखा जाए तो इसे लेके जो दावे अब तक किया गया उन दावों को अगर ड्रोन के कैपेबिलिटी के साथ कंपेयर किया जाए तो ये साफ हो जाता है कि जो दावे किया जा रहा है उसमें हकीकत का संभावनाएं कम ही है और बेसिकली ये दावे नहीं बल्कि ड्रोनों को प्रमोट करने का एक प्रोपेगेंडा था। हालांकि दोस्तों इस प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान भी बुरी तरीके से फंस चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के द्वारा भी टर्की के ये प्रोपेगेंडा को देखते हुए टर्की से बड़े मात्रा में ड्रोनों को परचेस किया गया है। हालांकि दोस्तों भस्मासुर जैसे पाकिस्तान की अवस्था हो गया है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान के हाथ ये ड्रोन नहीं लगा था तब तक प्रोपेगेंडा हो या फिर मीडिया के रिपोर्ट हो बायरैक्टर TB2 का काफी अधिक प्रशंसा हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान के हाथ लगने पर ही इन ड्रोनों का ना ही कोई खबर आ रहा है और ऊपर से अगर देखा जाए तो ड्रोनों का रेपुटेशन भी धीरे धीरे घटते जा रहा है। दोस्तों बायरैक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को अगर देखा जाए तो इतने बड़े आकार का या फिर इतने हैवी पेलोड ले जाने वाले ड्रोन नहीं है कि इसे आप अमेरिका के रीपर, प्रेडिएटर या फिर इजराइल के हेरॉन जैसे ड्रोनों के साथ कंपेयर करें। बेसिकली एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी का ड्रोन तो है, लेकिन काफी छोटे आकार के और काफी लिमिटेड पेलोड और लिमिटेड रेंज वाला ड्रोन है। बायरैक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल जिन ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से ऑपरेट किया जाता है उसे संचालित करने के लिए 3 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। और दोस्तों इस ड्रोन के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 6.5 मीटर मतलब 21 फीट 4 इंच, चौड़ाई करीबन 12 मीटर मतलब 39 फीट 4 इंच के आसपास है। तो वहीं पे दोस्तों ये जो ड्रोन है ये 700 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला ड्रोन है, मतलब ये 1 टन वजन का भी ड्रोन नहीं है और इसके पेलोड क्षमता केवल मात्र 150 किलोग्राम है। इसमें एक 100 हॉर्स पावर के रोटेक्स 912 IS इंटरनल कंबस्शन इंजन का इस्तेमाल हुआ है जिसमें 2 ब्लेड होता है और इसका फ्यूल कैपेसिटी केवल मात्र 300 लीटर है और ये गैसोलीन मतलब पेट्रोल से ऑपरेट होता है। हालांकि दोस्तों 150 किलोग्राम के पेलोड से ही आप लोग समझ चुके होंगे कि ये कितना हथियार को कैरी कर सकता है और किस तरीके का हथियार होगा। वहीं पे दोस्तों इस ड्रोन के जो परफॉर्मेंस है उसे लेके बताया जा रहा है कि इसके अधिकतम स्पीड 120 नॉट्स मतलब 220 किलोमीटर है, तो वहीं पे इसके क्रूजर स्पीड 70 नॉट्स मतलब 130 किलोमीटर पर आवर है। ड्रोन के रेंज को लेकर दावा किया जाता है कि करीबन 4000 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट कर सकता है, लेकिन ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन से ही जुड़ा हुआ रहता है, जिसके मुताबिक ये ड्रोन करीबन 300 किलोमीटर के लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन से काम कर सकता है। मतलब ये ड्रोन चाहे 4000 किलोमीटर रेंज वाला हो लेकिन 300 किलोमीटर के रेंज में ही ये ग्राउंड स्टेशन से जुड़ा रह सकता है। वहीं पे दोस्तों अगर ड्रोन के अन्य फीचर को देखा जाए तो बताया जाता है कि ये 25,000 फीट के ऊंचाई मतलब 7600 मीटर के ऊंचाई तक जा सकता है, जबकि इसके ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड केवल मात्र 18,000 फीट मतलब 5500 मीटर है और रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन 27 घंटा तक लगातार उड़ान भर सकता है। हालांकि दोस्तों ड्रोन को लेकर बताया जाता है कि इसमें 4 हार्ड पॉइंट है जिसके सहारे ये लेजर गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब, लॉन्ग रेंज एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, 70 मिलीमीटर के मिसाइल सिस्टम, लेजर गाइडेड रॉकेट, 81 मिलीमीटर के मोटार और 70 मिलीमीटर के लेजर गाइडेड रॉकेट को कैरी कर सकता है। हालांकि इसके अलावा एवियोनिक्स के रूप में बताया जाता है कि इन ड्रोनों में मल्टी मोड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, इमेजिंग एंड टारगेटिंग सेंसर्स और नेविगेशन और कम्युनिकेशन सेंसर्स का इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों सेंसर्स को अगर एक तरफ छोड़ देते हैं और केवल मात्र हथियारों को ही देखते हैं और अगर 4 हार्ड पॉइंट में केवल मात्र 4 मिसाइलों को ही ये ड्रोन कैरी करता है तो इसके पेलोड के मुताबिक एक एक मिसाइल या एक एक हथियार 37.5 किलोग्राम का होना चाहिए। वहीं पे दोस्तों अगर टर्की दावा करता है कि 37.5 किलोग्राम में टर्की की तरफ से लॉन्ग रेंज के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या फिर कहे तो लॉन्ग रेंज के मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया है तो ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टर्की की तरफ से ऐसे पेलॉन्स को भी दिखाया गया है जो एक साथ 4 मिसाइलों को कैरी करता है और अगर दोस्तों ऐसे पेलॉन्स को चारों हार्ड पॉइंट में लगाया जाता है तो कुल मिला के ये जो हार्ड पॉइंट है इसमें 16 मिसाइलों को लगाया जा सकेगा। मतलब एक एक ऐसे मिसाइल 9 से 9.5 किलोग्राम के होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पेलॉन्स का भी वजन अलग से है और 9 से
9.5 किलोग्राम में कितना ओवरहेड होगा और कितना ये दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना के तबाह कर सकेगा, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल है। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते होंगे कि टर्की की तरफ से अपने ड्रोन को लेके जो दावे किया गया और ड्रोन के कैपेबिलिटी के साथ इसमें कितना अंतर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।